गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हिंदी की इस कक्षा में हम लोग कवि त्रिलोचन शास्त्री द्वारा रचित जो आप कविता पढ़ रहे थे पिछले अंक में कि चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, उसका अध्ययन करेंगे। इसके शेष भाग और इसके प्रश्नोत्तरों पर एक बार गौर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाठ के शेषतम भाग की। जो कविता आपकी शेष रह गई है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस कविता में मैं आपको बता दूं कि त्रिलोचन शास्त्री ने एक ऐसी लड़की का जिक्र किया है जो अनपढ़ है, जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। उससे यहाँ तक कि जब ये कहते हैं कि गांधी जी चाहते हैं कि सभी पढ़ें हमारे देश के लोग, तो वो कहती है कि गांधी जी तो अच्छे आदमी हैं, फिर वो पढ़ने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उसके दृष्टि में, उस चंपा नामक लड़की के दृष्टिकोण से पढ़ना लिखना अच्छी बात नहीं है। वो लेखक से पूछती है कवि त्रिलोचन शास्त्री से, तुम दिन भर बैठे ये कागज़ में क्या लिखते रहते हो उल्टा सीधा? तो ये समझाते हुए उसको कहते हैं, जो कविता का अंतिम खंड है इसको हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, तो बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। देखिए, कभी उसको समझाता है कि पढ़ाई लिखाई अति आवश्यक है। पढ़ने से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बहुत कठिन कार्य भी आपके लिए सरल हो जाते हैं। तो यहाँ उसको एक साधारण सा उदाहरण वो दे रहा है कि हे चंपा, तू लड़की है, पढ़ ले, क्योंकि पढ़ लेना अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बाद तुम बड़ी हो जाओगी, शादी विवाह होगा, अपने पति के घर चली जाओगी, ठीक है। तुम गौने जाओगी अर्थात तुम्हारा गौना होगा, विदाई हो जाएगी, तुम पति के घर चली जाओगी। फिर कहते हैं, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा कलकत्ता। देखिए, बालम का अर्थ होता है पति। कहते हैं, तुम्हारा पति जो है वह कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा, तत्पश्चात वो कहीं भी नौकरी के लिए, काम के सिलसिले में वो कहीं भी जाएगा। यहाँ कलकत्ते की बात की गई, कहते हैं वह कलकत्ता चला जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा हमेशा। तो जब वो दूर होगा तब उसे कोई संदेश कैसे भेजोगी? क्योंकि उस समय चिट्ठी एकमात्र साधन हुआ करती थी, आज के जैसा नहीं था कि टेलीफोन हर हाथ में हो। तो कहते हैं, तब उसे संदेश कैसे भेजोगी? या फिर अगर वह संदेश देगा तो उसके पत्र कैसे पढ़ पाओगी? इसलिए पढ़ाई कर ले चंपा, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो कभी ब्याह न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी जाने न दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब देखिए, इसकी शब्दार्थ देख लेते हैं। वो कहती है त्रिलोचन शास्त्री से कि आप तो बड़े झूठे हो, बहुत झूठ बोलते हो। अभी तक कह रहे थे गांधी जी चाहते हैं कि पढ़ लो, अब कह रहे हो ऐसा करोगी तो पति तुम्हारा चला जाएगा दूर, तो उससे संदेश दोगी, पत्र पढ़ोगी, तुम बहुत बड़े झूठे हो। और अगर तुम पढ़े लिखे हो उसके बाद भी झूठे हो तो ये बड़ी बुरी बात है। कहती है, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी झूठ बोलते हो, ऐसी बातें करते हो, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए। कहते, मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी। वो लड़की कहती है कि मैं तो कभी विवाह ही नहीं करूँगी, और यदि किसी प्रकार से विवाह हो भी गया, मैं तो ब्याह कभी न करूँगी। और जो कहीं ब्याह हो गया, अगर मेरा विवाह हो भी गया, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। तो कहते हैं, मेरा जो पति होगा उसको मैं सदैव अपने साथ ही रखूँगी, कहीं जाने ही नहीं दूँगी, तो पत्र लिखने की नौबत ही नहीं आएगी, और इस तरह मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। हर हाल में पढ़ाई से छुटकारा चाहती है। कहती है, कलकत्ते में कभी जाने न दूँगी, मैं उसे सदैव साथ रखूँगी, कभी नहीं जाने दूँगी कलकत्ता, कभी मैं उसको अपने से दूर नहीं जाने दूँगी, वो मेरे साथ ही रहेगा, तो पत्र भेजने या पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, वज्र कहते हैं वज्रपात, बिजली गिरना, नष्ट हो जाना, तूफान आना, जो कुछ हो, बिजली गिरने को वज्र गिरना कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं, कलकत्ते पर वज्र गिरे, अर्थात वो कलकत्ता धंस जाए, नष्ट हो जाए। जहाँ तुम जाने की बात कर रहे हो, मैं अपने पति को वहाँ कभी नहीं जाने दूँगी। फिर भी हर प्रकार से लेखक के समझाए हुए बात को काट कर की चंपा कहती है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। एक बार फिर से इस अंतिम पद को हम लोग पढ़ते हैं कि चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और जो कहीं ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता मैं कभी जाने न दूँगी, कलकत्ते पर वज्र गिरे। देखिए, कहती है कि हे कवि त्रिलोचन शास्त्री से कहती है कि देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ है, उसको लगता है कि खेल कूद ही अच्छा है।
कहते पढ़ाई लिखाई कोई अच्छी बात नहीं है, तुम झूठ बोलते हो और पढ़े लिखे होकर भी झूठ बोलते हो। तुम्हारे पढ़ने क्या मतलब झूठ बोल रहे हो, ऐसी बातें करते हो। मैं तो कभी विवाह नहीं करूँगी, अगर मेरी शादी हो भी गई तो मैं कभी अपने पति को जाने ही नहीं दूंगी कहीं, मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, हमेशा उसे अपने साथ में लिए रहूँगी, कलकत्ता मैं कभी जाने न दूँगी। कलकत्ते पर वज्र गिरे, कलकत्ता पर वज्र गिर जाए, वो नष्ट हो जाए, वज्रपात हो, बिजली गिरे, मैं अपने पति को कभी अपने पास से दूर नहीं जाने दूँगी। तो इस कविता के इस अंतिम अंश के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला ही प्रश्न यह है कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। ये सारे प्रश्नोत्तर आपको नोट करने हैं। देखिए, कुछ पाठ आपके कम हुए हैं जिनकी लिस्ट जारी हो गई है शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही हम आपको एक अपनी तरफ से एक लिस्ट बना करके तो जो पाठ आपको पढ़ने हैं वो मैं आपके चैनल पर, टेलीग्राम में, ग्रुप पर, जैसा भी है मैं सेंड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से नोट कर लेंगे कि कौन कौन सा पाठ आप सभी को पढ़ना है। तब तक जो भी पढ़ाया गया इसको पढ़ते रहिए, कोई भी व्याकुलता नहीं, जल्दबाजी नहीं, बार बार परेशान करना, फ़ोन करना, ये कोई सही चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए, कहते हैं चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। तो लिखिएगा इसके उत्तर में कि कभी चंपा को पढ़ने की सलाह देते हुए कहता है कि जब तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारा पति कलकत्ता चला जाएगा तो तुम उसके पत्र कैसे पढ़ोगी या उसे अपना संदेश कैसे भेजोगी। जिसके जवाब में चंपा कहते हैं कि वो अपने पति को कभी दूर जाने ही नहीं देगी, और अगर कलकत्ता जाने की बात है तो कलकत्ते पर वज्र गिरे, कोई भारी विपत्ति आ जाए जिससे उसका पति कभी वहाँ जा ही ना पाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये प्रश्न आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें वो वही चीज़ है, बहुत आसान सी बात है कि वो चाहती है ऐसी कोई विपत्ति कलकत्ता में आ जाए कि वो जाने ही ना पाएगा। दूसरा प्रश्न, चंपा को इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। गांधी जी पढ़ने लिखने की बात क्यों कहेंगे, वो इस बात पर विश्वास क्यों नहीं करती। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि बच्चे प्रायः खेलना कूदना ही पसंद करते हैं, बच्चों को खेल कूद ही सर्वाधिक मनभावन लगता है, और जो उनसे पढ़ने के लिए कहता है वह उनके लिए अच्छा नहीं होता। जो भी बच्चों को खेल कूद से रोकता है अथवा पढ़ने के लिए बार बार प्रेरित करे, वे उसे अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है। तो कवि ने महात्मा गांधी के बारे में चंपा को बताया कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो वो समझती थी कि जो अच्छा है वो पढ़ने के लिए तो कभी नहीं कहेगा। लेकिन जब उसने यह सुना कि गांधी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति देश का जो है वो सभी लोग पढ़ाई करें, सभी लोग साक्षर हो जाएं, तो वो कहती है वो भले अच्छे आदमी, भला वो कैसे हो सकते हैं, वो तो पढ़ने की बात करते हैं, और जो पढ़ने के लिए कहेगा वो अच्छा आदमी नहीं होता। फिर तीसरा प्रश्न है, चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया, तो छोटे छोटे उत्तर आप लिख सकते हैं। चंपा नटखट, शरारती, किंतु भोली भाली लड़की है, और उसमें अबोध बचपना है, उसे तनिक भी इस बात का आभास नहीं कि वो जो कर रही है या जो कह रही है अपने मुँह से, इसका अर्थ क्या होगा, वो अबोध है, ठीक है। उसे बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि पढ़ाई लिखाई या कोई भी काम कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, लेखक जब लिखता पढ़ता है तो वो उसकी कापी कलम को चुरा देती है, छिपा लेती है। फिर अंतिम प्रश्न है आपका कि आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो लिखिए कि उस काल में स्त्री शिक्षा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए प्रायः सभी स्त्रियां अनपढ़ ही हुआ करती थीं। चंपा को भी पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था, शायद इसीलिए उसने ऐसा कहा कि मैं कभी पढ़ाई नहीं करूँगी। तो इस तरह से त्रिलोचन शास्त्री द्वारा रचित यह पाठ कि चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती है, ठीक है, समाप्त हो गया है। इसमें उस चंपा नामक एक लड़की की कहानी है जिसके लिए वही जो कहावत है ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल वो अनपढ़ है, उसको इस काले अक्षरों का कोई मतलब नहीं पता है। लेखक जब कुछ पढ़ता है, कभी त्रिलोचन शास्त्री जी जब कुछ पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान से सुनती है, वो सोचती है कि ये जो काली काली रेखाएं खींची हुई आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, क्या ये अक्षर हैं, क्या इनसे कोई आवाज़ है, उसकी समझ में नहीं आता। तो वो कवि से कहती है ये दिन भर तुम क्या बैठे उल्टा सीधा बोलते रहते हो, बड़तबड़ करते हो। तो उनकी कलम, कापी, डायरी जो भी है छिपा देती है, परेशान करती है, और जब वो ज़्यादा लिखते हैं तो कहते हैं दिन भर क्या बैठे पन्ने भर रहे हैं आप, ठीक है। तो उन्होंने समझाया कि चंपा पढ़ना अच्छी बात है, अगर तू पढ़ लिख जाएगी तो शादी विवाह के बाद तू अपने पति को संदेश भेज सकेगी या उसके पत्रों को पढ़ सकेगी, इसलिए पढ़ लिख ले, पढ़ना जरूरी है। लेकिन वो कहती है मैं तो पढ़ाई
कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर पहली चीज़ तो मुझे विवाह नहीं करना, और अगर विवाह होता भी है तो मैं अपने पति को कहीं जाने नहीं दूँगी। रही बात कलकत्ता जाने की, तो ईश्वर ऐसा करे कि उस कलकत्ता पर कोई भारी विपत्ति आ जाए जिससे मेरा पति दूर ना जा सके। तो इस पाठ को पढ़िएगा, इसका प्रश्नोत्तर नोट कर लीजिएगा, बाकी का अगला पाठ अगले अंक में। ठीक है, धन्यवाद।